हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे, आज हम लोग साइंस का यानी मिक्सिंग क्वेश्चन देख लेंगे। बायोलॉजी का भी होगा और केमिस्ट्री का भी होगा और फिजिक्स का भी होगा। ये क्वेश्चन दो नंबर का रहेगा, या तो फिजिक्स का हो, या तो केमिस्ट्री का हो, या तो बायोलॉजी का हो। एक क्वेश्चन रहेगा दो नंबर के। क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग सुन ले। पहला क्वेश्चन रहेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो सबसे पहले हम आगे ये दोनों क्वेश्चन को बता देते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन रहेगा उदासीनीकरण, यानी कि उदासीनी, क्या लिखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो क्या बोलेंगे, उभयचर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्ल और क्षार, एक आम्ल होना चाहिए और एक क्षार होना चाहिए, यानी कि उभयचर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात है। अरे छोटा, एक आम्ल होना चाहिए और एक क्षार होना चाहिए। जैसे आप लोग ऐसे समझें, उदासीनी आदमी उदास कब होता है? जब दो व्यक्ति में लड़ाई होता है। अरे उदास आदमी कब होता है? उदास कब होता है? जब दो व्यक्ति में आपस में लड़ाई होता है, तब ना उदास होता है। तो दो व्यक्ति में लड़ाई होगा, अम्ल और क्षार में। सिंपल बात है। तो लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे उभयचर रासायनिक अभिक्रिया। इसको लिख लेंगे उभयचर रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि उभयचर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्ल तथा क्षार आपस में ना होगा, क्या अलग अलग होगा, आपस में होगा। तो आम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उभयचर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और एक क्षार, आम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, एक अम्ल के नाम बताएं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस एक क्षार के नाम बताएं कि NaOH, ये क्षार हो गया। ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा ना, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। तो रिएक्शन कब होता है? प्लस माइनस में रिएक्शन होता है। और शादी ब्याह किसके साथ होता है? लड़का लड़की में शादी ब्याह होता है। तो यानी कि इसमें रिएक्शन किसके साथ होगा? प्लस माइनस में होगा। यानी कि ये रिएक्शन करेगा इससे और ये रिएक्शन करेगा इससे। तो सबसे पहले लिखा था प्लस वाला लिखा था, यानी लिखेंगे NaCl, क्या बनेगा? NaCl और प्लस क्या बनेगा? H2O, यानी कि वाटर। इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी सिंपल बना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उभयचर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
आम्ल तथा क्षार, एक अम्ल होना चाहिए और एक क्षार होना चाहिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। काम खत्म। ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, ये क्वेश्चन 2 नंबर के था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब इसको हम साफ कर लेते हैं। अब चलते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आखिर क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना, हम लोग को पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम साफ करते हैं। आज देखेंगे अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो लिख लेंगे हम लोग फटाफट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यानी आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका एक ही कारण क्या है, जैसे आप लोग ऐसे समझें, ये सूरज के प्रकाश हुआ है ना, ये छोटा सूरज, अब समझे आप लोग बढ़िया से, लिखने से नहीं होता है, समझना बहुत जरूरी है, क्या पढ़ना है। जैसे आप लोग समझे, आप लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन टॉप कौन करता है, उसको मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, किसको छोड़ना है। पढ़ना मायने नहीं रखता है। कोई व्यक्ति 5 घंटा पढ़ के सक्सेस नहीं करता है, कोई व्यक्ति 18 घंटा पढ़ने के बाद भी सक्सेस नहीं करता है, लेकिन कोई व्यक्ति 1 घंटा पढ़ के भी सक्सेस कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है क्या पढ़ना है और किसको छोड़ना है। तो ये आप लोग को मालूम नहीं है कि किसको पढ़ना है और किसको छोड़ना है। जैसे आप लोग ऐसे समझे, जैसे आप लोग लड़की पटाते हैं तो किसको पटाना है और किसको नहीं पटाना है, ये मायने रखता है। जैसे ही कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखा देता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सूरज। ये हो गया सूरज, क्या हो गया, ये सूरज हो गया। अब यहाँ पर है वायुमंडल, ये हो गया वायुमंडल। आप लोग ऐसे समझे, ये हो गया वायुमंडल। अब वायुमंडल में छोटे छोटे क्या रहते हैं, धूलकण रहते हैं। वायुमंडल में क्या रहते हैं, छोटे छोटे धूलकण रहते हैं। वायुमंडल में क्या रहते हैं, छोटे छोटे धूलकण उड़ते रहते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे धूलकण उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके धूलकण उड़ रहे हैं, ऐसे कैसे करके, है ना। वायुमंडल में छोटे छोटे क्या उड़ते रहते हैं, धूलकण उड़ते रहते हैं, यानी छोटे छोटे कण रहते हैं, यानी ये धूलकण उड़ रहे हैं ऐसे करके। अब आप लोग सोचें कि जब प्रकाश की किरण, ऐसे प्रकाश की किरण आया, ऐसे करके प्रकाश की किरण आया, ऐसे करके प्रकाश की किरण आया, तो जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करेगा, अरे तो नीचे जो प्रकाश की धरती पे जो प्रकाश की किरण आएगा वह वायुमंडल से ना होकर आता है, क्या आसमान से आता है, कहां से आता है, वायुमंडल से होकर आता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित ये छोटे छोटे कण कहां उपस्थित है, वायुमंडल में। क्या लिख लेंगे, वायुमंडल, ये हो जाएगा वायुमंडल, ये हो जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल में उपस्थित जब छोटे छोटे धूलकण पर प्रकाश किरण पड़ता है तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें 7 रंग तो चला, ऊपर से 7 रंग चला, लेकिन जब वायुमंडल में आया ना, तो वायुमंडल में आने के बाद छोटे छोटे धूलकण पर जैसी प्रकाश किरण पड़ा तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो गया, बाकी सब रह गया लेकिन नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो गया, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मात्र इसका एक ही कारण बना, क्या बना कारण, कि जैसी सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश किया ना, तो वायुमंडल में क्या उपस्थित, छोटे छोटे धूलकण रहता है, तो जैसे छोटे छोटे धूलकण पर प्रकाश की किरण पड़ा तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो गया, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मात्र इसका एक ही वजह बना। अब लिख लेंगे फटाफट, इसी चीज को लिख लेंगे भाषा बना के, ये समझना बहुत जरूरी है। आप लोग सोचते हैं कि रट लेंगे, ऐसा नहीं होता है, समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक नहीं समझेंगे, जब तक लिखा नहीं पाएगा, रटने वाला बच्चा कहीं पास नहीं करता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको लिख लेते हैं। अब इस चीज को मैं लिख लेंगे फटाफट, शब्द बना के फटाफट लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल
वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धुलकन पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। काम खत्म। बस इतना ही लिखना है। ये आप लोग का 2 नंबर हो गया। मात्र इतना ही लिखना है, आप लोग का 2 नंबर हो गया कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो सिंपल बात है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बस काम खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 3 ना होगा। हाँ, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लिख लें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है, जो समझें। 3 क्वेश्चन क्या है ना। 3 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, क्या लिखेंगे। प्रतिरोध क्या क्वेश्चन है। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखे। इसका SI मात्रक लिखें। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। प्रतिरोध कहने का मतलब क्या हुआ। प्रतिरोध कहने का मतलब हुआ धारा को रोकने वाला। और धारा को ढकेलने वाला कौन है, वोल्टेज। अब बीच में चलने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो जो धारा को रोकता है उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। तो क्या बोलेंगे, जब जैसे ये वायर हुआ, जैसे आप समझे ये तार हुआ। ऐसे तार तो है नहीं, लेकिन ये तार है। तो तार तो है नहीं ना। तो अगर इस तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसको रोकेगा कौन साला, इसको कौन रोकेगा, प्रतिरोध रोकेगा। तो इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। और क्या कहेंगे, यानी कि जब किसी चलक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो विद्युत धारा का विरोध करता है, इसी घटना को प्रतिरोध कहते हैं। बस जो धारा को रोक रहा है, अब इन्हें से ढकेल रहा है वोल्टेज, उन्हें से रोक रहा है प्रतिरोध, तो जो रोकने वाला क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। बस सिंपल बात है। क्या लिख लेंगे, जब किसी चलक तार से, यानी लिखेंगे जब किसी चलक तार से विद्युत धारा, जब किसी चलक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है
तो चालकतार में, तो चालकतार में होगा, तो चालकतार में विद्युत धारा, चालकतार में विद्युत धारा का विरोध, करता है। इसी घटना को क्या कहेंगे? इसी घटना को प्रतिरोध कहते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रतिरोध। इसका ए सही मात्रक क्या होगा? तुम लिख लेते हैं इसका ए से, एक और बताएं इसका ए सही मात्रक क्या होगा? ओम होगा। तो आप लिख लेंगे इसका ए सही मात्रक ओम, इसका ए सही मात्रक ओम होता है। इसका ए सही मात्रक ओम होता है। और लिख लें V बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला? V बराबर IR, ओम के नियम से। यहाँ से क्या आ जाएगा? R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर यहाँ से आ जाएगा R बराबर सटा जो बाटा V अपॉन I। बस काम खत्म। इतने लिखना है कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। 4 क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग के लिए? लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप ध्यान समझे, इसको साफ करें। सिंपल बात है यार, आप इसमें करना क्या, इसको साफ करते हैं। इसमें बस इतना ही लिखना है, इसको हम साफ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के क्या करा है जो समझें। लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि लास्ट को दृष्टि दोष सब क्या समझते हैं? इन लें नहीं लिखेंगे कि दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, इसका कार्य को लिखें। मस्त क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। लिखेंगे दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं? दीर्घ रोम यानी लिखेंगे दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य को लिखें। इसके कार्य यानी काम को, इसके कार्य को लिखें। दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य को लिखें। तो क्या लिखेंगे? दीर्घ रोम कहते हैं किसको? यानी क्षुद्रांशु को कहते हैं दीर्घ रोम। यानी छोटी आंत के भीतरी दीवार पे, यानी जहां छोटी आंत है ना उसमें भीतरी दीवार पे अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं दीर्घ रोम। इसका कार्य को भी लिखना है, यानी कि छोटी आंत के भीतरी दीवार पे अंगुलीनुमा संरचना को क्या कहेंगे? दीर्घ रोम कहते हैं। बस इतना ही लिखना है, इसको कार्य फिर बताते हैं आगे लिखेंगे दीर्घ रोम क्या है। तो लिखेंगे छोटी आंत, क्या लिखेंगे? छोटी आंत, यानी लिखेंगे छोटी आंत की भीतरी दीवार पर अंगुलीनुमा संरचना को, यानी छोटी आंत के भीतरी दीवार पर, अरे आंत किधर है? अंदर की बाहर? अंदर ना है, अरे आंत है किधर? अंदर है। यानी छोटी आंत के भीतरी दीवार पर अंगुलीनुमा संरचना को दीर्घ रोम कहते हैं। इसका कार्य निम्नलिखित है, कार्य को लिखेंगे। इसका कार्य पहला कार्य क्या है? पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। जो भोजन हम लोग खाएं उसको ऑब्जर्व करेगा ना, अवशोषण। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी क्या होता है? अवशोषण करते हैं, उसको पचाते नहीं है। पानी नहीं पच सकता है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषण करते हैं। भोजन पचता है, पानी नहीं पचता। पानी को हम लोग क्या करते हैं? उसको अवशोषण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि पचे हुए भोजन को अवशोषण करना, यानी पचे हुए भोजन को
पाचवे भोजन को अवशोषण करना, अवशोषण, अवशोषण करना। पाचवे भोजन क्या करना? अवशोषण करना। पांचवें भोजन को अवशोषण करना। और एक और लिख लेंगे, एक और हम लोग क्या लिखेंगे? दो का कम से कम दो को लिखना है। फिर क्या लिखेंगे? पांचवें भोजन को अवशोषण करके रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाना। बहुत सुंदर लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे। पचे हुए भोजन को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाना। पूरे शरीर में फैलाना। काम खत्म। ये 5 क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।